नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आधी आबादी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये प्रतिनिधि खुद ही ऐसे बयान देने लगे जिनमें से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम की बजाय उनको बढ़ावा मिले, तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? ऐसा ही एक शर्मनाक बयान तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल का सामने आया है। ये बयान इतना ज्यादा आपत्तिजनक है कि हम आपको इसे पूरा सुना भी नहीं सकते। तापस पाल ने हथियार उठाने की बात तो कही, साथ ही सीपीएम नेताओं के परिवारों की महिलाओं तक को धमकी डाली और वो उनके साथ भी शर्मनाक हरकत कर सकते हैं, ये भी कह दिया। चलिए शो की शुरुआत में आपको सुनाते हैं सांसद तापस पाल का वो बयान जिसमें उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। যদি কোনো বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোনো মেয়ে কোনো বাপ কোনো বড় বা হামলায় তাদের দুষ্টিকামী আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো, আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো। এই তাপস পাল ছেড়ে কথা বলবে না, তাপস পাল নিজে রিভলভার বার করে। स्टूडियो में खास मेहमान है हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर कैप्टन जोशी हैं और विमेन चीफ इंस्ट्रक्टर दीप्ति हमारे साथ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरीके से चौंकाने वाला बयान सामने आया है, हैरान करने वाला बयान आया है, ये सवाल यहां पर अहम बन जाता है कि इस तरह के बयान देने वाले सांसद आखिर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा कैसे उठा पाएंगे? आप फिर से सुनिए तापस पाल की वही बयान जिस पर हर तरफ से निंदा हो रही है, शर्मसार करने वाला ये बयान। যদি কোনো বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোনো মেয়ে কোনো বাপ কোনো বড় বা হামলায় তাদের দুষ্টিকামী আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো, আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো। এই তাপস পাল ছেড়ে কথা বলবে না, তাপস পাল নিজে রিভলভার বার করে। बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ तापस पाल जो शर्मसार करने वाला बयान दे रहे हैं, हर तरफ इस बयान की तू-तू हो रही है। वहीं उनकी पत्नी नंदिनी पाल ने भी तापस के बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने बयान की निंदा की और कहा कि वो इस बयान से दुखी हैं और तापस को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। There is the other part of the story. Okay, whatever he has said, it's not right. Being a member of the parliament. But when, at that moment, the scenario was different and he reacted to it very badly, which he shouldn't have had. As a family, ma'am, would you say that the Pal family apologizes to the people of this country? As a family, how do you feel about it, ma'am? Didn't I say I did not like it, and I'm saying sorry about it, and of course he's not liking it at all, and there's no two ways, we stopped Taposh Paul today because of the people, so there's no, it's a bigger family for us, so of course we apologize for that if they are hurt even a bit. बहरहाल राजनीतिक सरगर्मियां इस बयान पर अब तेज हो चुकी हैं। हर तरफ से इस बयान को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। इस मुद्दे पर लेफ्ट के साथ साथ कई पार्टियों ने भी कड़ा ऐतराज जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये भी सुनते हैं रिएक्शंस किस तरीके से हैं। देखिए, ममता बनर्जी साहिबा को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। उन्हें अपना घमंड, अहंकार छोड़ करके ऐसी अराजकता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी का अहंकार जारी रहेगा तो उनके सांसदों की, उनके नेताओं की अराजकता भी जारी रहेगी। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से धमकियां शायद पहले बार सुन रहे हैं किसी चुने हुए एमपी के मुंह से, और इसके बारे में हमारी पार्टी और हमारे एमपी लोकसभा के अंदर निश्चित रूप से इसके बारे में प्रिविलेज मोशन मूव करने की उसकी एग्जामिन कर रहे हैं और ये हमारे हिसाब से मूव करना जरूरी है। मैं जहां तक समझता हूं दो ही वजह रही होगी। एक तो वो नशा में होंगे तभी इस तरह की बात बोल रहे होंगे। अगर ये बात है, पुलिस को जांच करनी चाहिए। अगर ये बात है तो उन पर एफआईआर होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात होगी कि वो पागल हो गए होंगे, तो अगर पागल हो गए होंगे तो उनको कांके भेज देना चाहिए। टीएमसी के सांसद जिस तरह की बात किया उन्होंने कि महिलाओं के साथ रेप करो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दलों के जो लोग हैं वो लोग उनकी महिलाओं के साथ बलात्कारों को, ये एक तरीके का आजादी के बाद ये दिखलाता है एक महिला मुख्यमंत्री और नेतृत्व वाली पार्टी के सांसद कितने नीचे तक गिर गए हैं।
कैप्टन जोशी, दीप्ति हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ भावना त्रिवेदी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। भावना जी, स्वागत है आपका भी। कैप्टन जोशी, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि आप चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, महिलाओं को ये बताते हैं कि सेल्फ डिफेंस वो अपना खुद का कैसे कर सकती हैं, लेकिन एक तरफ तो उनको सशक्त करने की बात होती है, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आते हैं, कैसे माहौल सुरक्षित हो पाएगा? ये एक बहुत ही जैसा कि उन्होंने बोला कि शायद इनका दिमाग खराब हो गया है जिस तरह की बात करी। हम अब तक तकरीबन 36,000 लोगों के साथ इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दे चुके हैं, जिसमें से करीब 26-27,000 लेडीज हैं। सेल्फ डिफेंस हम नहीं कहते, इसको हम एम्पावरमेंट बोलते हैं, लेकिन इस तरह की अगर बयानबाजी होगी तो हम तो एम्पावर या सशक्तिकरण की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो एक तरह से जो भी हमारी मेहनत है, जो भी हम कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी हम चेंज लाना चाह रहे हैं, वो तो इसको जहां से हमने जिधर उठाया है वो उसको उठा के नीचे फेंकने वाली बात है। और जो लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसे करेंगे तो बहुत ही डर है कि हमारी सोसाइटी कहां जा रही है। बिल्कुल। भावना जी, आपसे जानना चाहती हूँ, एक अच्छे सशक्त समाज की परिकल्पना की जाती है जिसमें महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात होती है, खास तौर पे जनप्रतिनिधियों के ओर से उनकी तरफ से बयान आते कि नहीं भाई हम तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के, लेकिन वही जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का बयान दे दे तो आखिर क्या समझा जाए? वो खुद कितना गंभीर होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए? नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। भावना जी, आवाज आ रही है अब तक? चलिए दोबारा लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, यही सवाल आपसे दोहराना चाहती हूं कि हम अगर ये कहें कि जनप्रतिनिधि जो ये कहते हैं जब भी मौका आता है एक महिला के साथ अगर कुछ इस तरीके का हो जाता है जो शर्मसार करने वाला होता है, यही नेता सबसे पहले आगे खड़े होते हैं और कहते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन अपने बयानों में भी वो वही चीज बोल जाते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, कितना गंभीर है वो। कैसे सोसाइटी में इस तरह के बयानों के बाद चेंज की उम्मीद की जाए? देखिए, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, चाहे हमारे एमपीज हों या एमएलएज हों, जब वो वोट मांगने आते हैं तो उनके लिए हम औरतें सिर्फ एक वोट बैंक होती हैं। हम इतने सालों से बात करते आ रहे हैं कि हमें औरतों के लिए रिजर्वेशन चाहिए और राइट्स चाहिए, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं और एमपी और एमएलए बन जाते हैं तो इनके लिए हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाते हैं। इनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि औरतों का जाके रेप करो। वो औरत कौन है उनके लिए? शी इज जस्ट अ पनिशमेंट फॉर द मैन वेयर शी बिलोंग्स। अपने फादर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ब्रदर के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि औरत की अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आपने उनका वोट ले लिया, कहानी खत्म हो गई। आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए। वोट मिलने के बाद वो आपके लिए वापस एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। इनका बयान बिल्कुल यही इस बात को दर्शाता है कि हम औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन के अलावा और कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं इनकी नजरों में। जी बिल्कुल। कैप्टन जोशी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये तो एक तो मिडीवियल जो पीरियड है उसको भी हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, लेकिन मुझे तो लग रहा है हमारा रिग्रेशन हो रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाभारत और उस समय जमाने के अंदर भी औरतों को लड़ाई और जंग से अलग रखा जाता था, बल्कि उनको एनिमी और दुश्मन पार्टी जो थी उनको बचाती थी अगर इस तरह की घटनाएं होती थी। यहाँ तो जो लोग पावर में हैं, जो लोग अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, जो लोग मास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये तो एक दर्दनाक। आई थिंक फेसबुक पर कुछ लोगों ने कमेंट डाले, उनको पकड़ के पुलिस ने बंद किया, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई। इसमें हमने इतना सारी चर्चाएं कर रहे हैं। आई थिंक ये सब करने की बजाय स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट। जी बिल्कुल। कैप्टन जोशी, सही बात आप कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई की बात तो छोड़िए, ममता बनर्जी का भी कोई बयान नहीं आया है, टीएमसी प्रमुख है वो, लेकिन कोई भी बयान नहीं आया है। एक बात और थोड़ा समझना चाहती हूं आपसे कि ये जो बात आपने कही वाकई बहुत कहीं ना कहीं मायने रखती है कि अगर हम देखें तो जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनमें किसी बात को लेकर विरोधाभास भी है, किस तरीके की अनबन भी है, तो क्या महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट ही हमेशा समझा जाता है कि उनको ही हर मामले में ले आते हैं, उनके ऊपर ही बयानबाजी कर दी जाती है और ये समझा जाता है चलो बयान तो है, थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या इस तरह की सोच डेवलप हो गई है? एक्चुअली जो दीप्ति ने कहा वो बहुत सही बात है कि ये महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना, एक तरह से उनको एक ऑब्जेक्ट बना देना कि कोई भी चीज हो तो अगर मैंने किसी को प्रपोजल दिया, उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का वंश खत्म कर देना तो औरत को खत्म कर देना, इस तरह की कोई बात हुई तो औरतों के साथ ऐसा कर देंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक बहुत ही
शर्मनाक घटना है और ये तो हिस्ट्री में मेरे ख्याल अब हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, आज की डेट के अंदर ये सब जो हो रहा है ये दुनिया देख रही है। वर्ल्ड इज बिकम अ स्मॉल प्लेस और 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, ये दिस इज रियली वेरी सैड। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जो छवि है वो यहाँ पर बढ़ते अपराध की वजह से ही खराब भी हो रही है। एक बात बताइए भावना जी, अगर आप तक अब आवाज पहुंच रही है तो एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, किस तरह की समाज और किस तरीके के देश की कल्पना करना चाहते हैं ऐसे जनप्रतिनिधि जो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में जब बातें आती हैं सामने निकलकर तो शर्मसार करने वाले बयान आते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये हमारे देश का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कितना एडवर्स हो चुका है उसका ये उदाहरण है। आप देखिए, अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने अहंकार को अभिव्यक्त करने के लिए अगर हम महिला को मुद्दा बना करके उस पर रेप करो जैसी बात करते हैं तो ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और श्वेता जी, पिछले 2 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें रेप एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। ऐसे में पॉलिटिकल लीडरशिप, वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो इसका मासेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह के कांड जो करते हैं, जो अपराधी रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको एक तरह से शय मिलती है कि ठीक है लीडरशिप, मतलब वो एक इम्पैक्ट वहां से जो आता है उसका खामियाजा समाज को झेलना पड़ता है और समाज की बालिग और नाबालिग बच्चियों और महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां आधी आबादी अपनी अस्मिता की, अपनी सुरक्षा की और अपनी अस्तित्व की सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंतित है। बिल्कुल दीप्ति, ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, चूंकि आप महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं कि वो खुद की आत्मरक्षा कैसे करें, लेकिन क्या ये उद्देश्य, ये काम पूरे हो पाएंगे? हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ नहीं देंगे, इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे तो ऐसे नहीं लगता, अपराधियों को ये लगने लगता है कि ये तो हमारे साइड है। आखिर वो जो पर्पस है कि महिलाएं सुरक्षित हो, वो पूरा हो पाएगा क्या ऐसे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसा कैप्टन जोशी ने बताया, हम 35-36 हजार लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन ये 35-36 हजार लोग तो कुछ भी नहीं है भारत की आबादी के सामने। और हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे नेता, जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे एमपीज एंड एमएलएज हैं, वो अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं तो वो लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं हमारे समाज में, उनको शह मिलती है। वो ये सोचते हैं कि जब हमारा नेता ही कह रहा है कि जाके ऐसा करो तो हमने ऐसा किया तो क्या गलत किया। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी ने भी ऐसा कहा था कि लड़कों की क्या गलती है, ऐसा हो जाता है, बॉयज विल ऑलवेज बी बॉयज। इफ दिस इज व्हाट बॉयज आर, देन वी डोंट नीड सच बॉयज। हम कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पे बॉयज लड़कियों की इज्जत के लिए खतरा हो या लड़कियों की इज्जत को प्रोटेक्ट करने की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बहरहाल रणजीत सिंह ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। If you can't prevent rape, you enjoy. If you can't enforce it, it is like if you can't prevent rape, you enjoy. वाकई हैरान करने वाला ये बयान है और जिस तरीके से ये बयानों की एक बात सी लग गई है, बहुत अहम सवाल ये उठता है, इसके केंद्र में महिलाएं क्यों हैं? क्या सॉफ्ट टारगेट समझी जा रही हैं? क्या उनके प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ दावों भर से पूरी हो जाती है? ये सोच कब बदलेगी? इस पर जल्द लौटूंगी। कैप्टन जोशी भी हमारे साथ हैं, दीप्ति हमारे साथ हैं, भावना जी भी हमारे साथ हैं। आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। आधी आबादी में आज खास तौर पे हम उस विषय को उठा रहे हैं जो सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उस पर आते बेतुके बयानों पर, क्योंकि जो बयान है वो उसका आगे किस तरीके से स्प्रेड वो होगा, कैसे वो स्थितियों को लेकर आएगा, शायद क्या इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, या जब जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं तो इस बात को नहीं सोचते कि आगे ये मैसेज कैसे कन्वे होगा। हमारे साथ कैप्टन जोशी भी हैं, आप चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, और हमारे साथ दीप्ति भी, आप इंस्ट्रक्टर हैं, विमेन इंस्ट्रक्टर, और भावना त्रिवेदी है सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन आपको याद दिलाते हैं, कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने भी इस तरह का बयान दिया था जिसके बाद राजनीतिक सियासत गर्मा गई थी। आपको वही सुनाते हैं उनका बयान। हमारे जब हो गया तो लड़की जाके ब्याज सिंह मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में।
अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस तरह के बयान देने का सिलसिला सिर्फ टीएमसी नेता तक ही सीमित नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री ने एक समारोह में कहा कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए 16 इंस्पेक्टर से इजाजत लेनी पड़ती है। वहीं रेप के मामले में भी ऐसा ही होता है, नहीं होता है। एक पीड़िता को सिर्फ एक इंस्पेक्टर के सामने जाना पड़ता है। जरा सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री और रेप जैसी वारदातों को लेकर वो इस तरह का नजरिया रखते हैं और उसे इंडस्ट्री से जोड़ते हैं। वहीं गोवा सरकार के एक मंत्री ने भी महिलाओं पर विवादास्पद बयान दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री सिद्धन दावालकर ने श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक के उस बयान का समर्थन किया जिसमें ये कहा गया था कि छोटे कपड़ों में पब जाना संस्कृति के खिलाफ है। कैप्टन जोशी, मैं आपसे एक सवाल सीधा तौर पर करना चाहती हूं। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जो बयान निकल कर आ रहे हैं, महिलाओं पर ही केंद्रित क्यों होते हैं? क्यों महिलाओं को इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है? क्यों इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, जो मैंने तकरीबन पिछले 5-5.5 साल से जो हम लेडीज के साथ काम कर रहे हैं और करीब 26-27 हजार लेडीज पूरे हिंदुस्तान भर में, इंडिया के अलावा बाहर भी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो करीब 26-27 हजार लेडीज के साथ काम करना एक छोटा नंबर नहीं है। मैंने ये देखा है कि कोई भी लेडी अगर कोई ड्रेस पहनती है या अटायर जो उसका होता है, वो आज मैं यहां पे इस मंच पे कहना चाहता हूं कि वो आदमियों के लिए नहीं करती, वो अपने लिए करती है। अ वुमन ड्रेसेस फॉर हर सेल्फ, बट उसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, विच इज वेरी सैडनिंग। एक सोसाइटी के अंदर अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट की या सशक्तिकरण की बात करें तो बजाय हम औरतों में वो सशक्तिकरण लाएं या एम्पावरमेंट करें, उस एम्पावरमेंट से पहले हमें इन मर्दों को चेंज करना बहुत जरूरी है। जिस परिवार के अंदर एक आदमी ऐसी बात कर सकता है, उस परिवार की औरतें क्या सोचती होंगी, ये मेरी समझ से बाहर है। अभी जैसे आपने देखा, ये जो विवादास्पद जो बयान दिया, उनकी पत्नी ने कहा वो उस समय गुस्से में होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, तो एक तरह से वो जस्टिफिकेशन कर रही है। एक महिला होने के नाते, रिश्ते नाते सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्हें ये कहना चाहिए था, जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल बकवास है, उनको ये ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो मेरे पति जरूर है, लेकिन ऐसे पति जो नेता तो वो बाद में बने, पति जो मेरे हैं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं और मैं कोशिश करूंगी कि वो दोबारा इस तरीके की बात ना करे, जो कि ना मेरी मानसिकता पे बल्कि हिंदुस्तान भर की लड़कियों की मानसिकता के ऊपर एक दाग है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। दीप्ति, यही सवाल आपसे जरा करना चाहती हूँ। एक बात मुझे ये बताइए कि हम ये एक अच्छे और सुंदर समाज की परिकल्पना को कैसे आगे तक बढ़ाएंगे? जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे आगे है, किसी भी चीज को करने के लिए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बहुत ज्यादा तय होना जरूरी है, लेकिन ऐसे में अभी तक इस मामले में कार्रवाई तक नहीं हुई है। ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं निकलकर सामने आया है। ये कहे कि इस बार भी यही हो रहा है, बयान दे दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हम सब भी हैं। जब हम अपना नेता चुन के भेजते हैं, उस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हम किन लोगों को अपना वोट दे रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें जिन्होंने ये बयान दिया है, अगर हम उनके बैकग्राउंड की बात करें, आई एम श्योर हम सबको पता है कि वो किस तरीके के बैकग्राउंड के। वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब में बंदूक लेके घूमता हूं और मैं किसी को भी बंदूक से उड़ा सकता हूं। हमने उन्हें वोट दिया, हमने उन्हें अपना एमपी बनाया। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कौन करेगा। ममता बनर्जी को शायद परवाह नहीं है कि उनके एमपी ने क्या कहा, पर हमें परवाह है। तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें इसके लिए कदम उठाना चाहिए, हमारी सरकार से गुहार लगानी चाहिए, जहां भी जाए कुछ अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचानी चाहिए, ताकि कुछ तो उनके खिलाफ किया जाए। एक एफआईआर तो लॉन्च किया जाए, ताकि औरतों को ये महसूस हो कि ये जो हमारे नेता हैं वो इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भावना जी, आपसे सवाल यही करना चाहती हूँ कि आखिर एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे यहाँ ये हो जाती है कि कोई बयान आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। बाद में ये कह दिया जाता है कि उनका निजी बयान है और इसे पल्ला झाड़ लिया जाता है पार्टी की तरफ से। कैसे लगाम लगेगी इस तरह के बेतुके बयानों पर? हेलो भावना जी, क्या लग रहा है, कैसे लगाम लगेगी इस तरह के बेतुके बयानों पर? कैप्टन जोशी, आपसे सीधा सवाल कि क्या लगता है आपको, कैसे लगाम लगाई जा सकती है इस तरह के बेतुके बयानों पर?
देखिए जी, मैं तो बहुत ही एक हार्ड स्कूल का, या जिसको बोलते हैं कि उस तरीके का नजरिया रखता हूं लाइफ के अंदर कि हिंदुस्तान की सबसे पहले आबादी 1.2 बिलियन है, दुनिया के अंदर 7 बिलियन है, यानी कि हर 7वां आदमी हिंदुस्तानी है। अब हम उस मुकाम पर हैं कि हमें सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज वेन यू थिंक यू डोंट डू, एंड वेन यू डू यू डोंट थिंक। तो करना ही जरूरी है, और बयानबाजी और टाइम वेस्ट और ये सब करने के बजाय कानून में क्या क्या प्रावधान है, ऐसा इंसान अगर किस तरीके से, और वो भी मीडिया के ऊपर इस तरह का बयानबाजी करता है, 10 लोगों के आगे ऐसी चीज बात बोलता है, मेरे ख्याल से उसको तो अरेस्ट करके बाकी और कंट्रीज से हमें सीखना चाहिए, जहां के ऊपर आज औरतों के अगेंस्ट क्राइम इसलिए नहीं है वहां पे, इसलिए नहीं कि वहां पे औरतें एम्पावर्ड हो गई हैं या बहुत ज्यादा कोई चेंज आ गया सोसाइटी में, लेकिन सिर्फ एक ये वजह है वहां पे कि वहां पे कानून बहुत सख्त है। केस की जो वेरिफिकेशन है वो बाद में होती है, पहले सजा हो जाती है। तो इस तरह का हमें भी सोचना पड़ेगा। जो एक एटमॉस्फेयर है वो हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है? भावना जी, ये बताइए कैसे लगाम लगेगी इस तरह के बेतुके बयानों पर? यहाँ तो कार्रवाई तो दूर, जो पार्टी की मुखिया है उन्होंने अभी तक इस मामले में कुछ बोला तक नहीं। हेलो, चलिए भावना जी, बहरहाल आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। कैप्टन जोशी, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति, आपने भी चर्चा में काफी महत्वपूर्ण चीजों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आधी आबादी में हम अलग अलग विषयों को उठाते रहेंगे, महिलाओं से जुड़े हुए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।